आदाब नाजरीन, आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं अब्बास मेहदी। शाहीन बाग में पिछले 58 दिनों से एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहा है। इस मामले की समाअत करते हुए आज अदालत उज़्मा ने कहा कि किसी अवामी मकाम पर गैर मियादी एहतजाज नहीं किया जा सकता। जी हां, कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। 17 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं शाहीन बाग में ही 4 महीने की बच्चे की मौत पर अदालत उज़्मा ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि हम मदरहुड का एहतराम करते हैं, लेकिन हमें बताएं कि 4 महीने का कौन सा बच्चा खुद एहतजाज करने जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संजीदा सवाल उठाए हैं। उधर जामिया से तलबा का पार्लियामेंट तक मार्च भी था, जिसे होली फैमिली अस्पताल के पास रोक दिया गया। तलबा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे हालात कशीदा हुए। फिलहाल नॉर्मल हैं। इन सब के बीच सुमैया राना का भी हिंदुस्तान में अब दम घुटने लगा है। सुमैया राना उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हैं। अलीगढ़ में हो रहे मुजाहरे में शिरकत करने पहुंची सुमैया ने कहा कि आज हम जिस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं वो वाकई बहुत भयानक है, घुटन महसूस हो रही है। सुमैया के इस बयान पर जवाब देते हुए अलीगढ़ से बीजेपी एमपी सतीश गौतम ने कहा कि जिनका दम घुटता है वो पाकिस्तान चले जाएं। ओवैसी साहब कागज नहीं दिखाने पर अभी भी अड़े हुए हैं। सीना चीरकर हिंदुस्तानी होने का सबूत देना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की आबो हवा इतनी जहरीली है कि किसी का दम घुटने लगे? क्या यहां रहने वाले कुछ लोगों को आजादी में खलल महसूस हो रहा है? क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के बाद क्या मुजाहिरीन को गौर करने की सख्त जरूरत है? आज बात इसी पर होगी। जैसे कोई चोर सामान छीन करके भाग रहा हो, पुलिस की तरह भागती है और मैं उनके पीछे ये कहती हुई भागती हूँ कि चोर है उत्तर प्रदेश की पुलिस। उत्तर प्रदेश की पुलिस तानाशाह है, जो तानाशाही नहीं चलेगी। कि वो लोग जो ये कहते थे, जो वो ताकतें जो ये समझती थी कि मुसलमानों के घर की औरतें सब पर्दे में बैठती हैं, आज उनका ये भ्रम टूट चुका है। आज उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि ये वही है जिन्होंने ये वही खवातीन है जिन्होंने मजाज साहब के ख्वाब को सच्चा किया और अपने आंचल को परचम बना करके लहरा रही हैं। आज हम जिस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं वो वाकई बहुत भयानक है। हमें घुटन महसूस हो रही है। आप नौजवान, मुझे बड़ी खुशी होती है कि किस तरह से इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे वहाँ जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हम उसको कायम रख सके। इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जरा सी भी खराश हमें बर्दाश्त नहीं है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना का एक बयान फिलहाल चर्चाओं में है। ये बयान कंट्रोवर्शियल है या नहीं है और किस कंटेस्ट में दिया गया यह बयान है, बात करने के लिए खुद सुमैया राना हमारे साथ हैं। मैम, आपका एक बयान है जिसमें आपने कहा है कि इस देश में दम घुट रहा है। इस बयान को क्या हम कंट्रोवर्शियल बयान कहें आपका, और इस बयान के पीछे मकसद क्या था, क्यों आपने इस तरह का बयान दिया? देखिए, अगर मेरे बयान को आपने तफसील से पूरा देखा होता तो उसमें मैंने पहले इस मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो बयान किए कि किस तरह पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है। सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 से केंद्र में और यूपी में 2017 से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे राष्ट्रीय लेवल पे भी उछाले जा रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिमों के बीच एक खाई बनती चली जा रही है। उसके बाद अभी रिसेंटली जब इन्होंने सीए का ये ड्रामा बोलेंगे हम कि जो एक जिसमें आपने संविधान के प्रिएम्बल को पूरे नकार दिया है, ठीक है, तो वी द पीपल से शुरू होने के बजाय आप उसको आ द पीपल करना शुरू चाह रहे हैं कि उसमें जब ये बात है कि कोई भी किसी को भी नागरिकता हमारे देश में धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती या रिजेक्ट की जा सकती है, तो आप इस तरह के कानून बना करके जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो मैंने इतना बोला था कि जिस तरह की जहरीली आबो हवा भारतीय जनता पार्टी ने, नाम लेके मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने फजा में नफरतें घोल दी हैं, नफरत की आंधियां चला दी हैं। ऐसे में घुटन महसूस हो रही है। वो घुटन सुमैया राना को सिर्फ नहीं महसूस हो रही है, हर उस हिंदुस्तानी को महसूस हो रही है जिसको अपने देश से प्यार है, जो यहाँ की अनेकता में एकता से प्यार करता था, जो इंटीग्रिटी इन यूनिटी में से प्यार करता था। तो मैंने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया जो कंट्रोवर्शियल हो गया? कंट्रोवर्शियल वो बयान देते हैं जो गोली मारो वाले नारे लगाते हैं जाकर के।
और आज का मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या भारत की आबो हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि दम घुटने लगा है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या हर मसले का हल हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेज देना है। हमारा तीसरा सवाल है कि क्या शाहीन बाग के मुजाहिरीन को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हमारा चौथा सवाल है कि शाहीन बाग में 4 साल की बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है। हमारा पांचवा सवाल है कि क्या मुजाहिरीन ने के पूरे होंगे मुतालबात या फिर बेनतीजा खत्म होंगे एहतजाज। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव कौशिक साहब, सियासी तज्जियाकार हैं, अब्दुल मोहित अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र से फारिग हैं, सीमा सिंह साहिबा हैं, सियासी तज्जियाकार हैं और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे दिनेश सिंह जी जो कि बीजेपी के लीडर हैं। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है। सीमा सिंह जी, क्या भारत की आबो हवा इस तरह की हो गई है कि अब लोगों को घुटन महसूस होने लगी है इस फिजा में, इस हवा में, इस आबो हवा में? देखिए, मुझे तो इस स्टेटमेंट का कोई रीज़न भी नहीं समझ में आता है। और अगर आप इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को देखिए तो ये स्टेटमेंट NRC, NPR या फिर CAA के बजाय अगर आप पूरे के पूरे स्टेटमेंट का माइन्यूट डिटेलिंग करिए तो ये एक टारगेट किया जा रहा था चुनी हुई सरकार को। तो देखिए, एक किसी चीज पे लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट करना, उस पर अपना रिसेंटमेंट शो करना, ये राइट सबको है, किया जाता है, ठीक बात है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर आप टारगेट करते हैं तो ये हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम में अभी आप देखिए, यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन हुए और यही लोग जो भी कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, सबने इलेक्शन में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट किया तो निश्चित तौर पर उनको पार्टिसिपेट करने दिया गया क्योंकि उनका संवैधानिक राइट है, उसको तो किसी ने नहीं छीना। और इन लोगों ने ही अपने निर्वाचन आयोग पे निर्वाचन आयोग ने जो इनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया उसी को दिखा करके वोट डाला होगा। तो आप ये देखिए कि ये जो पूरा तो का क्या पूरा सीमा सिंह जी, क्या जो वोटर आईडी कार्ड है उसको दिखा, वो कंप्लीट कागज है? अगर आपने उसको वोट देने की इजाजत दी तो फिर आप, अगर NRC का पूरा प्रोसेस होता है, NPR होता है, तो क्या अगर किसी के पास सिर्फ कार्ड है तो वो मुकम्मल है उसका डेटा? इस पे 100 बार सरकार का भी एक्सप्लेनेशन आ चुका है। आप खुद सोचिए, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार को माना जाएगा, वोटर आईडी कार्ड को माना जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस को माना जाएगा, या सिर्फ वोटर आईडी कार्ड को नहीं ना माना जाएगा? किसने कहा? सरकार का कोई भी डॉक्यूमेंट, आपके पास कोई प्रॉपर्टी का प्रूफ अगर कुछ भी नहीं है तो कोई 2 लोग आपको आइडेंटिफाई कर दे। आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर जरूरत क्यों पड़ी मैम? किस चीज की? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं लोगों को अवेयर करने के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो फिर जब आधार लोगों के पास है, वोटर आईडी कार्ड लोगों के पास है, सेंसस हर 10 साल पे होता है, तो फिर जरूरत क्यों पड़ी NPR और NRC की? NRC तो देखिए अभी आया ही नहीं है। NRC अभी नहीं आया। अभी सारी चीजें दाखिला कहते हैं तो लोगों के अंदर खौफ नहीं, और खदशा है। वजीर दाखिला के ऊपर प्रधानमंत्री का खुद का एक स्टेटमेंट है। और दूसरा, मैं आपको एक बात बता दूं, NRC हर देश में कराया जाता है जो भी सॉवरेन कंट्री होती है। पाकिस्तान भी NRC कराता है, बांग्लादेश भी NRC कराता है। मुझे ये बताइए कि NRC का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन सिटीजन्स। जो भी व्यक्ति भारत का बाहर किसी देश में रहता है, क्या वो उस देश का नागरिक है? नागरिक तो नहीं है ना। अगर उस देश का ये जानने का हक बनता है कि उस देश में रहने वाले कौन से लोग उस देश के नागरिक और कौन से लोग विदेशी हैं, तो ये हक भारत का नागरिक क्यों नहीं चाहता? जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और जो ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, मैं उनसे ये पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं जानना चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले कितने लोग भारतीय हैं। दूसरी बात यह है कि NRC अभी कहीं पे आया नहीं, इसका कोई मसौदा भी प्रपोज्ड नहीं है। संजीव कौशिक साहब, इस पर बात करने का साहब, अभी आपने सुमैया राना को सुना, मुनव्वर राना की बेटी हैं, बड़े शायर हैं, उनका बड़ा नाम है और जो घंटा घर में जो पूरा NTCA प्रोटेस्ट हुआ उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया, सुमैया राना ने। उन्होंने कल अलीगढ़ में कहा कि हिंदुस्तान की अब आबो हवा ऐसी हो गई है, माहौल ऐसा हो गया है कि अब यहाँ घुटन महसूस होने लगी है। क्यों कहा उन्होंने, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप तमाम तरह के सोशल मीडिया या टीवी पे जो हम चर्चा करते हैं, पिछले लगातार 2 महीनों से के इर्द गिर्द ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। क्या चर्चा कर रहे हैं? धार्मिक ध्रुवीकरण की ही तो बात कर रहे हैं ना। सवाल यह है कि जब NRC की चर्चा की जाती है, हमारी बहन
कितने बड़े साफ लहजों में बताया कि कोई बड़ी समस्या तो है ही नहीं, जब आपको वोट देना है आपने पेपर दिखाया, तो साहब उसी पेपर को मान लीजिए, फिर आगे कोई पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं आपके पास नहीं जी नहीं, सुन तो लीजिए। तो उसके बाद में नहीं, आपके पास यदि वोटर आईडी हो वो दिखाइए, आधार कार्ड हो वो दिखाइए, ड्राइविंग लाइसेंस हो वो दिखा लीजिए, नहीं हो तो आप पासपोर्ट दिखा लीजिए, और कुछ नहीं हो तो सबसे आसान तरीका कि 2 आदमी आपके लिए गवाह खड़ा हो जाए। तो जब इतने आसानी से आपको मान ही लेना है तो 2 आदमी गवाह, यदि जो आदमी हमें जानता हो या हम हो सकता है कि हमें नहीं जानता हो, हम बोलें वो हमारे लिए खड़ा हो जाए, और उसके आधार पे यदि ये प्रक्रिया पूरी कर देनी है तो इतनी कवायद करने की जरूरत क्या है? इसका क्या मतलब बनता है? जब आप स्पष्ट रूप से खोजी कर ही नहीं पा रहे हैं कि वाकई इसका जड़ कहाँ है, कहाँ से आया है, इतनी आसानी से 2 लोगों के बोलने से यदि आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, बेवजह है ये। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि बार बार जो एनआरसी की बात, अभी शाहीन बाग की बात हो रही है, मैं स्पष्ट कर दूं कि केवल और केवल ये सीएए की बात नहीं है। एनआरसी कैब के बाद सीएए और उसके बाद एनपीआर, ये तमाम जब तीनों चारों का धागा आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। जो सबसे बड़ी समस्या यही है। इसमें स्पष्ट रूप से ये मैसेज यही गया है। मैं नहीं कहता कि जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो बेवकूफ़ हैं या बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कोई और उसको लाके वहां पे बैठा है, लेकिन उन लोगों के बीच में ये मैसेज गया है कि जब असम में एनआरसी कराई गई, बहुतायत मात्रा में उसमें हिंदू निकल गए, उसमें हिंदुओं को स्थापित करने के लिए एक कानून लाया गया, उस कानून के आधार पर हिंदू स्थापित होंगे, जो मुस्लिम हैं वो बाहर जाएंगे। ये एक मैसेज गया, और तब और ज़्यादा मैसेज चला गया कि असम वाले रूल्स को केवल इसी के वजह से वो बंद कर दिया गया, आगे एनआरसी की बात नहीं हुई। और तमाम, और उसमें एक चीज और जोड़ दें, आप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एनआरसी की कोई बात नहीं है, तो हम गृह मंत्री की बातों को भूल जाएं, सदन में कहे हुए बातों को भूल जाएं, लगातार ताल ठोक के कहे हुए बातों को मैं भूल जाऊं। कैसे लोग की अब यदि कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर कौन करे? ये दूर करे ना। अब्दुल मोइद अजहरी साहब, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों लगने लगा है पिछले कई बरसों से? नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा था कि उन्हें डर लगता है, आमिर खान जैसे स्टार ने कहा कि उन्हें खौफ लगता है, सुमैया राना जैसी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, एंटी-सीए प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन्हें भी लग रहा है कि अब दम घुटने लगा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में उसके लिए अब जगह नहीं रह गई, उसे घुटन महसूस होती है, उसे खौफ आता है, उसे डर लगता है? ऐसा क्यों? देखिए अब्बास भाई, बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तानी मुसलमान को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत से घुटन महसूस कभी नहीं हुई और ना ही कभी होगी। दिक्कत यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जब एंटी ह्यूमन नैरेशन को न सिर्फ ये कि इंट्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, बल्कि उसे अप्रिशिएट करता है। आप इस पूरे पिछले 10 साल या थोड़ा सा और आप पहले उठा करके देख लीजिएगा, जो पॉलिटिकल नरेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनल हो गया है। किसी बलात्कारी के लिए यात्रा निकालना, ठीक है, किसी मर्डरर के लिए उसको जैसे ही बाहर आता उसको अप्रिशिएट करना, उसके गले में हार पहनाना, फिर ये कि सरेआम कह देना कि जो है गोली मार दो, सरेआम कह देना कि जो भी सीए का विरोधी है वो देश का विरोधी है, इसी सरेआम ये कह देना कि जो है जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो ये जो है वो रेप करने के लिए चले जाएंगे। तो ये जो एक पॉलिटिकल नरेशन है, इसने कहीं ना कहीं एक देश का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि नौजवानों को, जिन्हें देश के विकास में काम करना चाहिए था, जिन्हें देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देना चाहिए था, वो हत्यारे बन रहे हैं, उनके हाथ में बंदूक। लेकिन जो और यही वजह जी, और जो ये एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें भी तो ऐसे बयानात आ रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं जो एंटी नेशनल हैं, जिसको किसी भी तौर पे जायज नहीं ठहराया जा सकता, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए अब्बास, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि इस तरह से भी तो रिएक्ट करने का, आपको एहतजाज करने का पूरा हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पर अगर आप एंटी नेशनल स्लोगन निकाल रहे हैं तो इसका क्या इलाज है? नहीं, देखिए, अगर किसी भी तरह के एंटी नेशनल स्लोगन या देश को तोड़ने की बात है, देश की इंटीग्रिटी पर सवाल उठने वाली बातें, तो यकीनन वो नाकाबिले कबूल है, और जो भी इसको कहना है उसका, जो कहता है उसका बहिष्कार हो। मसला क्या होता है कि आज के टाइम में जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, उसकी परिभाषा जो है वो लोगों के हिसाब से बन गई है। मिसाल के तौर पर मेरा जो राष्ट्रवाद की मेरे लिए जो परिभाषा है वो दूसरे के लिए नहीं है जी। कि इसी इलेक्शन के पीरियड में मैं इसी 2020 के जो दिल्ली के चुनाव जो हुए, इसी इलेक्शन के पीरियड में आप देखेंगे कि एक आदमी सरेआम कहता है कि ये 8 तारीख को जो है वो इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच हो रहा है।
ठीक है, सरेआम उसको जो है आप देश से जोड़ करके उसे देशद्रोही खुलेआम कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है, ठीक है। और वही जब दूसरी तरफ से कोई इस तरह का नरेशन करता है तो एक आदमी तो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, तुरंत वो जो है गिरफ्तार हो जाता है, और दूसरी तरफ जो है वो उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसे यहां तक कि उसे कंडेम्ड भी नहीं किया जाता है, बल्कि उसको जो है जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो ये मसला ये है कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये एक होना चाहिए, और जो कोई भी इसके खिलाफ जाता है उसके खिलाफ एक ही जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सीए और एनआरसी जो पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है, और मुझे लगता है अब्बास भाई कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए था। एक हफ्ते के अंदर कोई भी सरकार का, ये सरकार खुद चाह रही थी कि इस तरह का हो, थोड़ा सा एग्रीगेशन हो, थोड़ा गुस्सा हो, और गुस्से जब होंगे तो इस तरीके का हो। एक बार बात दिनेश सिंह साहब ने हमको ज्वाइन किया है, बीजेपी के लीडर हैं, उनसे उनको भी उनका तारुफ करा दे, प्रोग्राम के बारे में बता दे। दिनेश साहब, हम बात कर रहे हैं, मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने कहा है कि उन्हें अब हिंदुस्तान में उनका दम घुटता है, और शाहीन बाग में जो मुजाहरे हो रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज जो तबसरा, जो कमेंट आया इस पर, सुमैया राना ने ये बात कही। उसके फौरन बाद जो बीजेपी के एमपी हैं अलीगढ़ से, वो कहते हैं कि जिनका दम घुटता है वो पाकिस्तान चले जाएं। तो बीजेपी के पास हर चीज का इलाज सिर्फ पाकिस्तान भेज देना है क्या? नहीं, एक चीज हमको बताइए, अगर आपको इस कमरे में दम घुट रहा है तो आप क्या करेंगे? मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, मैं सीधे से पूछ रहा हूं। अगर आप कहीं है किसी रूम कमरे में नहीं, कमरे में अगर ऑक्सीजन की उदाहरण दे रहा हूं, ऑक्सीजन हाँ, अरेंज तो करेंगे, वहां जाएंगे, ऑक्सीजन अरेंज करेंगे। आप इसका मतलब बिल्कुल कमरे से भागेंगे नहीं, मुझे कमरे में रहना है, मेरा घर है, मेरी रिहाइशगाह है, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरे फैमिली यहाँ रह रही है, तो कमरे में ऑक्सीजन का इस्तेमाल, इंतजाम किया जाएगा। मैंने एक लाइन में जवाब दिया, आप जो है पार्टी की तरफ से बोल रहे। नहीं, मैंने एक लाइन, एक शब्द का जवाब, मैंने एक सवाल पूछा था ना, आप इतना व्यस्त। जब आपका दम घुटेगा तो आप कारण देखेंगे कि कहाँ हवा आ रहा है, वेंटिलेशन की नहीं, अगर खिड़कियां बंद है तो आप खिड़कियां खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, हवा की व्यवस्था करें आग से। हमने कहा हम यही, लेकिन दिमाग में क्या है जो आपने जैसे उत्तर दे दिया, लोग कान नहीं देख रहे हैं, कौवा के पीछे चले जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ सुकून नहीं है, इस घर में सुकून नहीं है, नहीं, लेकिन सतीश गौतम कहते हैं ना कि कमरे से मार के बाहर निकाल देंगे। नहीं, कमरे से बाहर चले जाओ, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। आपने एक सवाल, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, जवाब ले लीजिए, या तो आप, मैं चुप हूं, आप सवाल कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उस तरह की डिबेट नहीं करता हूं, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक सवाल का जवाब ले लीजिए, मैं बैठा हूं घंटे भर आपके साथ। मैंने कहा कि अगर कमरे से दम घुट रहा है, खिड़की खोलने के बाद भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो आप निश्चित तौर पर कमरे के बाहर जाने की आपको आवश्यकता है, तो कमरे के बाहर जाइए जहां आपको ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन आप ये कहिए कि नहीं, इस मुल्क में हमारा दम घुट रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है ना, मुझको नहीं लगता है। तो अगर आपका मुल्क में दम घुट रहा है तो इसका मतलब आपको मुल्क से मोहब्बत नहीं है। और जो लोग, जिन लोगों की वजह से आपका दम घुट रहा है, जो शाहीन बाग जिन लोगों ने बनाया है, उसी की वजह से तो आप बात कर रहे थे। अभी हमारे वक्ता कह रहे थे ना कि इंटरनेशनल बना दिया गया है। किसने इंटरनेशनल भैया बनाया इसको? सरकार ने। यही मैं कह रहा हूं, सरकार ने कहा आप यहां धरना करो। अरे सबको धरना और प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन दिल्ली में धरना और प्रदर्शन करने का या देश में कहीं भी उसका संवैधानिक नियम है कि आप अनुमति लीजिए, अनुमति लेने के बाद धरना दिल्ली में कहां होगा, उसकी जगह निश्चित है। आप ये नहीं कि आप आपके दरवाजे पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए, आप सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दीजिए। आप अपने इस नौटंकी के चलते आप दिल्ली वालों का जीना दूभर नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, वो चाहे किसी की बेटी हो। और जो मासूम बच्ची दम तोड़ दी, जो कितने लोग अपने संजीव कौशिक साहब इसका जवाब दीजिएगा। संजीव कौशिक साहब, सुमैया राना कहती है कि उनका दम घुट रहा है, लेकिन सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं। 58 दिन से शाहीन बाग को ब्लॉक करके रखा गया है, रोड ब्लॉक है। वहां पर उस तरह के काबिले एतराज नारे लगते हैं। योगी को ढोंगी कहा जाता है, मोदी के खिलाफ कहा जाता है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आजादाना तौर पर लोग नारे लगा रहे हैं, आजादी के साथ लोग मुजाहरे कर रहे हैं, आजादी के साथ लोग सड़कों को रोके हुए हैं, आजादी के साथ लोग मार्च कर रहे हैं। एक शाहीन बाग ने मुल्क में कई शाहीन बाग आबाद कर दिए। कानपुर में बेनिया बाग है, इलाहाबाद में रोशन बाग है, पटना में सब्जी बाग है, शाहीन बाग है, उसके बावजूद दम कैसे घुट रहा है? एक बात आप बताइए कि योगी को लोग वहां पे हिटलर कह रहे हैं, योगी जी वहां के लोगों को क्या कह रहे हैं? ये भी तो तय कीजिए ना, ये भी तो देखिए ना। सवाल यह है कि सवाल किससे किया जाए? सरकार से सवाल करना गुनाह है क्या? हम बार बार यही कह रहे हैं कि वहां के बैठे लोग यदि गुमराह हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, किसकी जिम्मेवारी बनती है?
कितनी बार सरकार ने प्रयास किया। आप यहाँ बैठ करके लगातार वहाँ के लोगों के बारे में 10 लाइनें बोल दें, लेकिन एक बार भी, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार भी सरकार ने कोशिश करी कि वहां जाके हम समझे, बताएं। आप यहां नहीं बताएंगे, आप मुंबई की 6ठी क्लास के विद्यार्थियों को चले जाएंगे सीएए के बारे में समझाने के लिए, लेकिन शाहीन बाग जाने में आपको परेशानी होती है। आप कहते हैं कि वहां पे गुंडे अराजक तत्व बैठे हुए हैं। जिस मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार आप पिछले 5-6 सालों से मुल्क में एक से एक काम करके और उनको बताने का प्रयास किया कि नहीं, हम हैं आपके लिए, चाहे 3 तलाक का मसला हो या अन्य किसी क्षेत्र की बात हो, एक हाथ में आप कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देने की बात करते हैं, लेकिन उसी मुस्लिम महिलाओं को यदि वहां पे बैठे हुए आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि 500 रुपये की दिहाड़ी पे वो आके यहाँ पे बैठती हैं, आपके सुर बदल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपसे सवाल किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप संवाद करना शुरू कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप संवाद करते यदि तो आज ये नौबत नहीं आती। हो सकता है कि वहां जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जाते हैं भाई, कैसे नहीं जाएंगे? सीमा सिंह जी, जाना आपको चाहिए था, सवाल ये है आप क्यों नहीं? हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। सुमैया राणा पर हम लगातार बात करें, इसके बाद हम शाहीन बाग पे लौटेंगे। जब बीजेपी का एमएलए, कैथल से एमएलए हैं लीला राम गुर्जर, वो कहते हैं कि ये नेहरू और गांधी का हिंदुस्तान नहीं है मियां भाई, ये मोदी और अमित शाह का हिंदुस्तान है, 1 घंटे में साफ कर देंगे। तो ऐसे माहौल में ऐसे बयानात से लोगों को डर तो लगेगा ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी हम एपिसोड देख रहे हैं, जितना भी हमने डिस्कशन किया, या तो हम इस एक्सट्रीम पे देख रहे हैं या हम उस एक्सट्रीम पे देख रहे हैं। एक घटना, एक लेजिस्लेशन सरकार लेकर के आती है, सरकार की इमेज ये है कि वो एंटी माइनॉरिटी है, सरकार माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए ही वो लेजिस्लेशन लेकर के आ रही है। बस बात ये है कि वो माइनॉरिटी हिंदुस्तान के न होकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश और यही तो सवाल है मैम ना, कि आपको अपने मुल्क के अकलियतों, अपने मुल्क की माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं है, आपको पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का ख्याल है। एक मिनट 5,000 करोड़ की जो मिनिस्ट्री यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स की बनी है, हज को लेकर के सबसे ज्यादा यात्रियों की संख्या जिसने बढ़ाई है, प्रधानमंत्री के आयुष्मान से लेकर के सारी योजनाओं का आप डिटेल निकाल लीजिए, आप देखिए इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है। एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप पूरा का पूरा डेटा निकाल करके देखिए, पिछले 170 सालों से हम मुसलमानों के पिछड़ेपन पे राजनीति कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। 1947 से लेकर के 2005 तक जिन लोगों ने मुसलमानों को बड़ा डेवलप करने की बात जोर जोर से, शोर शोर से करके कही, उन्होंने मुसलमानों का कौन सा डेवलपमेंट किया कि 2005 में सबसे ज्यादा पिछड़ी कम्युनिटी बन करके सामने आए। और अभी अगर आप पूरा का पूरा डेटा निकाल करके देखिए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का केस हो, चाहे वो घरों का केस हो, वो शौचालयों का केस हो, वो आयुष्मान भारत हो, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका मुस्लिम रही है, मुस्लिम कम्युनिटी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि और मुझे अफसोस होता है इस बात का कि खुद मुसलमानों को इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है कि 1947 से आज तक सिर्फ उनको एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को क्या आप उस देश से अलग कर सकते हैं जो उस देश का नागरिक है? यहाँ के लोगों के दिमाग में शुरू से ये भर दिया गया, जिस राजनीतिक ध्रुवीकरण पे 1947 के बाद ये देश चला है, ये वही ध्रुवीकरण था जिसपे 1947 के पहले चल रहा था और जिसके कारण इस देश का विभाजन हुआ। यहाँ के मुसलमानों को कभी भी ये क्यों फील नहीं होता कि पहले हिंदुस्तानी और बाद में मुसलमान। लेकिन बीजेपी के लीडरान तो बात में पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान भेज देंगे, 2 मिनट में साफ कर देंगे, 1 घंटे में साफ कर देंगे, शाहीन बाग 1 घंटे में साफ हो जाएगा। तो लोगों के अंदर खौफ, खदशा और घुटन तो महसूस होगी ना। मुझे एक बात बताइए, शाहीन बाग में जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है, कोई इसी कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ा होकर के क्यों नहीं कहता कि ये गलत है? वो इसका जवाब अब्दुल मोइद अजहरी साहब देंगे। अब्दुल मोइद अजहरी साहब इसका जवाब देंगे। एंटी सीए प्रोटेस्ट से वो जुड़े हुए हैं। अब्दुल मोइद अजहरी साहब, क्या शर्जील इमाम के बयान की मजम्मत हुई? क्या फैजुल हसन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्स प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन का, उसकी मुखालफत हुई कि नहीं हुई, मजम्मत हुई कि नहीं हुई? अब्दुल मोइद अजहरी साहब इसका जवाब। देशभक्त इंसान मुझे ये बात बताए कि वो इस नारे को स्वीकार करता है कि उसको जिन्ना वाली आजादी चाहिए, और जो नहीं स्वीकार करते हैं इसकी मुखालफत हुई, मजम्मत हुई? देखिए, असल में सीमा सिंह जी को भी एक ही पॉइंट से चीजें नजर आ रही हैं। इनको असल में या तो एक ही चीज़ देखनी है या दूसरी चीज़ देखने की कोशिश नहीं कर रही हैं। शर्जील इमाम से लेकर के एमयू के उन स्टूडेंट की बात या जिन्ना वाली आज़ादी के बाद जितनी भी तरह की चीज़ें, अब्बास भाई आपको याद होगा कि जैसे ही शर्जील इमाम की वो वीडियो वायरल होती है, सबसे पहले शाहीन बाग में वो पोस्टर लगता है, सबसे पहले शाहीन बाग में ऐलान होता है, उसी प्रोटेस्ट में ऐलान होता है।
कि शर्जील इमाम के इस बयान से इस प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं, वो कंडेमनेबल है और सरकार उस पर कार्रवाई करे। पूरा प्लान था कि नहीं, आप ये बताइए, इसमें पीएफआई का क्या रोल था, आप ये बताइए। देखिए, आप पहले जो सवाल पूछ रही वो सवाल का आप जवाब पूरी चीजें इंटरकनेक्टेड है। मैं वही कह रहा हूं, आपको सूट करता है उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं हर चीज का जवाब देना चाहता हूं, मैं हर चीज का जवाब देना चाहता हूं और ये पूछना भी चाहता हूं कि हमने तो उसी वक्त कंडेम कर दिया, लेकिन आप बताइए कि जब एक रेपिस्ट के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकलती है तो कोई एक आदमी खड़ा होकर ये कहता है कि गलत हो रहा है। आज आप शाहीन बाग के साथ नहीं जाते, ये कहते हैं कि शाहीन बाग के यहां पर एंटी नेशनल नारे लगते हैं। 13 दिन तक वो स्वाति मालीवाल रेप के खिलाफ वो क्या कहते हैं, एक बिल्कुल सुनिए, नहीं मैं बना ले, 13 दिनों तक वो भूख हड़ताल पर बैठी रही रेप को लेकर के। सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं, वो मौत के मुंह में जाकर के चली गई है, गया कोई बात करने के लिए। जब यहां पर एक पुलिस का इनकाउंटर होता है, जब पुलिस का इनकाउंटर होता है और वो मर्डरर जब जेल से बाहर निकलता है, उसके गले में माला डालती है और उसके बाद जो है कोई गया बताया। चलिए, केजरीवाल पे बस हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। मोहित साहब, बस हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। एक जरा सा इनको बता दूं, केजरीवाल यहाँ जिम्मेदार है या दिल्ली की पुलिस जिम्मेदार है? अमित शाह जिम्मेदार है या प्रधानमंत्री? केजरीवाल मुख्यमंत्री है कि नहीं? किसके हाथ में है? केजरीवाल ने सीए पास किया है, केजरीवाल ने अब्दुल मोइद अजहरी साहब, चलिए इस पर बात करेंगे। यहां वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद लौटेंगे तो मुजाहरा और दम घोटू माहौल पर लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हम लगातार बात कर रहे हैं मुजाहरे और दम घोटू माहौल। दिनेश सिंह साहब, जब बीजेपी के लीडर संजीव बालियान कहते हैं कि जामिया का मसला हल हो जाएगा, बस जामिया में वेस्ट यूपी के लोगों को 10% रिजर्वेशन मिल जाए, सारा मसला हल हो जाएगा, तो जब इस तरह के बयान आएंगे तो लोगों के अंदर खौफ और दम घुटने जैसे एहसास तो पैदा होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसका कारण क्या है? देखिए, जब लोग हिंदू और मुसलमान करके बात करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जी। इस देश के मुसलमान देश विरोधी नहीं है। बिल्कुल। असल में समस्या क्या है अब्बास भाई, हम लोग जब चर्चा करें तो सार्थक चर्चा करें। ये विरोध सीए का नहीं है। जो ये कह रहे हैं सीए का विरोध है, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं और बिल्कुल गलत बात है। ये विरोध पता है किस चीज का है? इस देश से 370 और 35 से खत्म हो गया जम्मू कश्मीर से जी। देश शांतिपूर्वक उस चीज को एक्सेप्ट किया। ये दिक्कत मुट्ठी भर लोगों की थी। ये दिक्कत उन लोगों की थी जो राम मंदिर पर फैसला आया और पूरे देश में अमन और चैन कायम रह गया, उनको दिक्कत है। इस देश में दिक्कत उनको हो गया जो ट्रिपल तलाक से जिन मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिल गई, कैसे इसको समाज बर्दाश्त कर लिया। ये सीए से नहीं दिक्कत है। इस सीए कानून में किसी की नागरिकता लेने का कहां सवाल है? इस मुल्क में रहने वाले किसी भी नागरिक को दिक्कत है, किसी भी कौम का आदमी हो, दिक्कत इसकी नहीं है। लोग हैं दिनेश सिंह साहब? हाँ बता रहे हैं, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। वो लोग हैं जिनको जब आप जेएनयू में जो टुकड़े गए हैं, जो आजादी मांगते हैं और उनके समर्थन के लिए जो खड़े हो जाते हैं, सुन लीजिएगा, वो लोग हैं जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जिनको जिन्ना की तस्वीर से प्यार आज तक भी है और जो पत्थरबाजी करते हैं पुलिस के ऊपर, वो लोग जो शाहीन बाग में, जो हमने पहले भी कहा ना कि भैया आप प्रदर्शन करिए, किसने आपको रोका है? दूसरी जगह भी प्रदर्शन हो रहा है ना, लेकिन सड़क को जाम करके कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लोगों के आवागमन को बाधित आप नहीं कर सकते हैं, लोगों को हॉस्पिटल जाने से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, लोगों को ऑफिस स्कूल जाने से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। ये जो आपने गलत कर रहे हैं, और जो लोग इनको बिरयानी खिला रहे हैं, जो पीएफआई का पैसा जिनके खाते में गया है, वो मुट्ठी भर लोग हैं। आप जान लीजिए, ये मुट्ठी भर लोगों की फड़फड़ाहट है। तो दिनेश सिंह साहब, आप बीजेपी के लीडर हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, फंडिंग हो रही है, उसके पीछे लोग हैं, तो इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही हैं? तभी तो सामने आ रहा बात भाई, तभी तो सामने आ रहा। और अभी लोग एक चीज ये भी कह रहे थे भी हमारे पूर्व वक्ता दिनेश सिंह साहब, हादसा होने के बाद अगर इंटेलिजेंस के रिजल्ट आता है तो फिर उससे फायदा क्या? इंटेलिजेंस की कामयाबी तो यह है कि आज 60वां दिन है, 58 दिन है। इंटेलिजेंस को पहले ही प्रोटेस्ट शुरू होने से 10 दिन पहले इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए था।
किस सरकार की इंटेलिजेंस ने बताया सबसे पहले पता है? जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीएफआई के बारे में बताया। जी, समय लगता है, सारे तथ्यों को जुटाने के बाद जब सरकार सामने आई तो भी पता चला कि पैसा कहां आ रहा है, किस काम में लगाए। नंबर 1, अभी हमारे पूर्व वक्ता बात कर रहे थे, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मेरी आदत है, मैं सुनता हूं। ये कह रहे थे कि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार के पास है, सरकार क्या करे। पिछले 1 महीने से चुनाव में आप व्यस्त थे, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है ना तो सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास चले जाते हैं। महाराज आप कहां हैं? और जरा अभी आप बोलिए। हाँ, अरे अजीब बात कर रहे हैं, आपको देख रही है और सुन अरे हमको देख भी नहीं, सुन आप क्या करें, हम उसको देखे और सुने, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, दिखा रहा हूं अपने आप को। या बिल्कुल चुनाव आयोग के पास चली जाती है। चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके पहले भी एक वो दिया था इंस्ट्रक्शन, उसने कहा था कि जाइए और शाहीन बाग में जो लोग हैं वो पुलिस जाए, दिल्ली पुलिस की, उनसे गुजारिश करे, उनसे हाथ पैर जोड़े और कहे कि इसको रास्ते को खाली कर दीजिए। कोई बल प्रयोग नहीं करना है, किसी को दिक्कत ना हो, दिल्ली की आवाम को दिक्कत हो जाए चलेगा, लेकिन जो वहां प्रदर्शन कर रहे हो दिक्कत। हमने कहा आप करिए, 6 महीने नहीं 6 साल करिए ना, किसने, आप जाइए राजघाट पे जहां बना हुआ है, आप जाइए जंतर मंतर पे, आप परमिशन लीजिए। आप परमिशन के लिए गए, आपको परमिशन नहीं मिला, आप बताइए ना। लोग धरना करने कहां चले गए? प्रियंका गांधी जी इंडिया गेट पर धरना दी थी, याद है एक दिन आपको? इंडिया गेट पर धरना किसी को देने की परमिशन नहीं है, नाटक करना बंद कर दे। कौन और किसको अनुमति मिलती है शाहीन बाग में? लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। किसको अनुमति मिलती है वहां जाने पर? किस पत्रकार को अनुमति मिलती है और किस पत्रकार को अनुमति नहीं मिलती है? किस पार्टी के नेता को जाने की अनुमति मिलती है, किसको नहीं मिलती है? इसको देश और दुनिया के लोग देखे हैं। और आप कह रहे हैं एक चीज और लास्ट में, आप कह रहे हैं इसको आप इंटरनेशनल मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान के एक नेता है चौधरी फवाद जी, उनका ट्वीट आपने देखा कि नहीं देखा? जी हाँ। तो जब उनका समर्थन लोग करने लगते हैं और यहां के इलेक्शन पर वो लोग खुशियां मनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही थी। हम क्या गलत कह रहे थे? हम क्या कह रहे थे? हम यही कह रहे थे ना कि संजीव कौशिक साहब इसका जवाब लेंगे। पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान देश है। क्या एक दिनेश जी पाकिस्तान बनाए, दिनेश जी होनी चाहिए ऐसे कौन दिनेश जी बता दीजिए संजीव साहब से इसका जवाब लेंगे, संजीव साहब से इसका जवाब लेंगे। दिनेश जी जो समर्थन करते हैं, दिनेश जी, मोहित साहब, दिनेश जी, आपने एक बार उनसे नहीं कहा क्या? नहीं, ऐसे बहस नहीं होगी दिनेश जी, ऐसे बहस नहीं होगी। आपके इस सवालों को मैं उठा रहा हूं, संजीव साहब जवाब देंगे। मोहित साहब बराए करम खामोशी अख्तियार करें। संजीव साहब बताइए कौन कौन नेता गया था? क्या बोल रहे हैं? दिनेश साहब ने जो सवाल उठाया है, दिनेश जी ने जो सवाल उठाया है, क्या बोल रहे हैं? एक बार सोचिए। ये तो मैं बहुत सही बोल रहा हूं। एक नाम बता दीजिए किसने समर्थन किया। नहीं, ऐसे बहस नहीं होगी, ऐसे बहस नहीं होगी दिनेश जी, ऐसे बहस नहीं होगी दिनेश जी, ऐसे बहस नहीं होगी। मोहित साहब ऐसे बहस नहीं होगी। मैं सवाल दिनेश जी ने जो उठाए हैं, संजीव साहब से उसका जवाब लेता हूं। आपके पास आऊंगा। संजीव कौशिक साहब सियासी तजियाकार हैं, सियासत को समझते हैं, समाज को समझते हैं, माहौल को समझते हैं। दिनेश साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़े संजीदा सवाल हैं कि शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं, 58 दिन हो गए, रोड ब्लॉक है, वहां पर बैठे हुए लोगों के हाथ में अंबेडकर की फोटो है, गांधी जी की फोटो है, कह रहे हैं कि हम लोग अंबेडकरवादी हैं, गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। तो क्या गांधी जी का या अंबेडकर साहब का कोई भी मूवमेंट, कोई भी तहरीक, कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना ऐसा था जिससे आम लोगों को परेशानी हुई हो? तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गए। वहां औरतें बैठी हैं, बूढ़ी औरतें बैठी हैं, जवान बैठी हैं, मर्द बैठे हैं जी। लाखों लोगों का रास्ता ब्लॉक है जी। सरकार के कानों पर जू तक नहीं रखती है। आपको लगता है कि काला बिल्ला लगा के बैठ जाए वो तो सरकार सुन लेगी आवाज? सरकार, ये बहरी सरकार के कानों तक आवाज नहीं जाएगी। दूसरी चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि ये लोग बार बार जो एक नया नैरेटिव फिजा में घोल दिया है इन लोगों ने कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग। कौन है साहब टुकड़े टुकड़े गैंग? जब इतिहास लिखी जाएगी ना, बड़ा निर्मम इतिहास लिखी जाएगी। ये भी कहा जाएगा कि एक छोटे से राष्ट्र का भय दिखा करके एक ऐसा देश का प्रधान बना जो बार बार इलेक्शन के समय राष्ट्र खतरे में आ जाता था, हिंदुत्ववाद खतरे में आ जाता था। आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, कितनी आसानी से आप सरजील के लिए चले जाते हैं और कहां से जहानाबाद से उठा के ले आते हैं। बगल में 60 से ज्यादा लड़के चले गए थे केवल नकाब पोष, आज भी एक लड़कों की गिरफ्तारी आपने नहीं करी है। संदेह और सवाल तब पैदा होता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। आप स्पष्ट रूप से आप चाहते क्या हैं पहले ये बताइए। आपने सिद्ध कर दिया कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो औरतें, वो मर्द, वो लोग किसी खास एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप यही कहना चाहते हैं? आपके कहने का लबोलुआब यही था। वो बेवकूफ है
नहीं, वो करंट लगाने वाले, दौड़ाने वाले लोग हैं, गोली मार दिए जाए उनको। उत्तर दूं? नहीं, आपने कहा, आपके पार्टी ने कहा, आपके पार्टी ने कहा, क्या हमारी पार्टी ने कहा मैं उत्तर दूं? आपके पार्टी ने कहा मैं उत्तर दूं? यहाँ बटन दबाइए, वहाँ करंट लोगों ने करंट दौड़ा दिया है। आप इस चीज को समझिए, बात क्या दौड़ाया हो, कल हम चर्चा करेंगे, आज जिस पर हम लोग चर्चा करें उस पर करें। नहीं, आपने जानबूझ के इलेक्शन के वक्त तक, 2-3 सवाल उठाए, इलेक्शन के वक्त तक जानबूझ के आपने शाहीन बाग को सुलगाए रखा ताकि ऐन वक्त में इलेक्शन के समय उसको बुलाया जा सके, लेकिन दिल्ली की जनता ने संजीव जी की बात बिल्कुल दीजिए आप। देखिए, संजीव जी ने 2-3 मूलभूत उठाए, अच्छी बात। उन्होंने कहा कि वहां पर लोग बैनर पोस्टर लिखे हैं अंबेडकर जी की फोटो लेके, गांधी जी की फोटो लेके। ये दोनों लोग अंबेडकर जी की और गांधी जी की फिर से हत्या कर रहे हैं। पूछिए कैसे? आपने कहा पट्टी लगा लेने से क्या हो जाएगा? गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन यही था, पट्टी लगा लेना ही उनका आंदोलन था। वो सड़क जाम नहीं करते थे, सड़क जाम कर दिए, लोगों का जीना दो बार हो जाए। नंबर 1, अंबेडकर की हत्या इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। सीए कानून बन गया है, दोनों सदनों में संख्या बल के आधार पर संविधान की हत्या तो आपने करी है। जरा सुन लीजिए ना, फिर यही बोल लीजिए, इतिहास गवाह है ना। बोलने के बाद यही बोल देते ना। ऐसा भी हुआ है कि कानून, ऐसा भी हुआ है कि सदन ने कानून बनाया और उस कानून को निरस्त कर दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा भी हुआ है। आपकी बात हो गई। तो जब आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि सदन में ये कानून बना दिया गया और संविधान की हत्या कर दी गई, हम तो ये मानते हैं कि जो कानून बनाया गया वही संविधान की हत्या हो गई। हम तो ये मानते हैं। अगर कुछ और पूछना पूछ लीजिए, सड़क पे आने की क्या जरूरत है? और सुनिए, वो सदन में चुने हुए प्रतिनिधि आपके द्वारा हुए, देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जिनको अधिकार इस देश का संविधान देता है कानून बनाने का। और यही नहीं, दोनों सदनों ने ही नहीं पास किया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने भी उस पर मुहर लगाकर। और नहीं, जरा एक मिनट संजीव जी सुन लीजिए मेरी बात। आधार के मामले में जरा एक मिनट मेरी बात पूरी होने देंगे। आप बताइए ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में आधार क्या बीमारी? मैं सुनता हूं नहीं, मैंने ये कहा। और उसके बाद अगर आपको ये लगा, आपका एक मूल सवाल और बीच में आपने टोका कि आपने कहा कि नहीं ये गैर संवैधानिक आपने किया ना, आप यही तो कह रहे हैं। तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता है, लोग गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लोग गए भी हैं ना, लोग गए हैं। जरा एक मिनट बुरी बात सुन लीजिए, आप सब उच्च न्यायालय जाइए, तो लोग कह रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए। आपको अगर इस देश के संविधान पर, इस देश की अदालत पर आपको विश्वास है तो आप इंतजार करें। लेकिन आप उन बैठे हुए लोगों से संवाद नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप संवाद नहीं करेंगे। आप देश की जनता की जीवन रेखा को आप रोक देंगे। नहीं बात होगी, नहीं बात होगी, सीए नहीं वापस होगा। ये बात नहीं, बिल्कुल चलिए सीए नहीं वापस होगा। जी बिल्कुल देश के हित में है। इसी वजह चलिए ठीक है, बिल्कुल वजीर आजम भी यही कहते हैं, वजीर दाखिला भी यही कहते हैं, दिनेश सिंह जी भी यही कहते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल वजीर आजम भी यही कहते हैं, वजीर दाखिला भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं, पार्टी भी यही कहती है कि सीए वापस नहीं होगा। सीमा जी, आपसे एक सवाल है। संजीव साहब एक सवाल उठा रहे थे कि इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी एक तरफा कार्रवाई करती है। शर्जील इमाम को पकड़ने वो 5 दिन के अंदर पहुंच गई जहानाबाद, उसको पकड़ के अरेस्ट करके लेते आया गया। जेएनयू में हमला हुआ, 60 से ज्यादा लड़कों ने हमला किया, उसका कुछ अता पता नहीं है। शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं, भारत माता का नक्शा बना के बैठे हुए हैं, अपने चेहरे पर तिरंगा लगाए हुए हैं, अपने हाथों में तिरंगा लगाए हुए हैं, बाबा साहब की फोटो लिए हुए हैं, गांधी जी की फोटो लिए हुए हैं, अबुल कलाम आजाद की फोटो लिए हुए हैं। वो नेशनलिज्म नहीं दिखता, वहां वो गद्दार दिखते हैं। आप जो नेशनलिज्म तय करती हैं वही नेशनलिज्म है। जी 5 सेकंड आप हम सिर्फ इसी में जोड़ दे रहे हैं। असल में क्या है अब्बास भाई ना, सीमा जी जवाब देंगे, हम नहीं। अब्बास भाई क्या है, कुछ लोग आइडेंटिफाई किए गए थे टुकड़े टुकड़े गैंग की, वही दिल्ली की सरकार आज तक अनुमति नहीं दी। चलिए अब सीमा जी जवाब देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रही हूँ। अभी यहाँ पे अम्बेडकर जी की बात होती है, यहाँ पे गांधी जी की बात होती है, और पूरे डिबेट में शाहीन बाग तो मुद्दा है, पर जिन लोगों के लिए सीए लाया गया वो लोग कहीं मुद्दा ही नहीं है। आप पूरी की पूरी 1947 में विभाजन के बाद की स्थिति की का इतिहास पढ़ के देख लीजिए। गांधी जी ने इन लोगों के बारे में क्या बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके बारे में क्या बोला था, अंबेडकर जी ने इनके बारे में क्या बोला था। जिन दलितों के नाम पे आज दुहाई दी जा रही है, मैक्सिमम लोग जो सीए में कवर है ये उसी दलित कम्युनिटी के हैं। वहां पे अंबेडकर की तस्वीर लेके बैठना, तिरंगा लेकर के बैठना एक बात है, लेकिन उसको दिल में रख करके उस रास्ते पे चलना एक और बात है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये संविधान, ये जो कानून है, इसको संसद ने पास किया, अगर आपको इस पे कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, आप धरना करना चाहते हैं, वो आपका राइट है, आप प्रदर्शन करिए, पर प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से भड़का के जिस तरीके का आप स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, क्या हम उसको लॉजिकल मान सकते हैं? पुलिस पे जिस तरीके की पत्थरबाजी की गई, क्या उसको लॉजिकल माना जा सकता है? और अगर विरोध का यही तरीका पूरे देश में कोई भी कम्युनिटी अगर इसको एक्सेप्ट करके चलाती है, एक्सेप्टेबल माना जाता है, तो आप खुद सोचिए कि इस देश की हालत क्या होने वाली है। आप उन योगेंद्र नाथ मंडल के रेजिग्नेशन को पढ़ करके देखिए मैं आज आपको बताती हूँ कि 1947 में देश के विभाजन के बाद जो दलित यहां से वहां गए, योगेंद्र नाथ मंडल को वहां का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। योगेंद्र नाथ मंडल वहां पे इसलिए गए थे कि उनको लग रहा था दलित मुस्लिमों की एकता के बाद वहां पे उनका बड़ा अच्छा कुछ होने वाला है। वही योगेंद्र नाथ मंडल यहाँ पे एक शरणार्थी बन करके मर गए। 21 पेज का उनका रेजिग्नेशन है, मेरे पास पड़ा हुआ है। आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं अभी पढ़ के सुना सकती हूँ कि उन दलितों की वहां पे क्या हालत हुई थी। दूसरी बात देखिए, भारत का पाकिस्तान और भारत कभी एक थे। उस देश में जिस दिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, उन हिंदुओं ने उस विभाजन की डिमांड नहीं करी थी। 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन की बात करी थी जिन्ना ने। और एक चीज आप याद रखिए कि जब इस देश का विभाजन होता है, धर्म के नाम पे होता है। मुसलमानों के पास 2 देश थे, उन हिंदुओं के पास जिन्होंने कभी विभाजन की मांग तक नहीं करी, उनके पास हमने एक भी देश नहीं छोड़ा। पाकिस्तान उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान में वहां पे हिंदुस्तान यहाँ में के मुसलमान सीमा जी यही तो कह रहे हैं क्या कि कह हमने रहे हैं? 47 में धर्म के नाम पर जब बंटवारा हुआ, तकसीम हुई, तो हमने ठुकरा दिया। अब यहाँ के हिंदुओं का इम्तिहान है कि यहाँ के हिंदू धर्म के नाम पर लाए गए कानून को ठुकरा दें। अरे इनको कौन भगा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? इस देश के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है। एक और तथ्य बार-बार बताई जाती है लेकिन पाकिस्तान जाने की धमकी मिलती है ना दिनेश सिंह साहब। धमकी मिले राजनीति बीजेपी के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? कैबिनेट वजीर, मैं बता रहा हूं, धमकी उनको मिलती है जो यहां से कहेंगे, तो वही इन्हीं को हम, जिनके संजीव जी बात करते हैं, टुकड़े जो टुकड़े यहां रह के अगर आप भारत के टुकड़े करने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी की जान, अरे जो करते हैं, जो भी कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, गजब बात कर रहे हैं, गजब बात कर। वही लोग हैं अरविंद केजरीवाल जी जिन पर केस चलाने की इजाजत नहीं देते हैं, खातिर आप जिन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, ऐसे वही तो बता रहा हूँ। कौन है, नाम बताइए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, यही चंद लोग हैं। और चंद लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। समझ रखा है आपने, मैंने कहा कोई तोड़ देगा। अब्बास जी बहुत सही सवाल, 2 लाइन से देखिए, उन्होंने सुना था ना, उन्होंने हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है, बहुत मजबूत सरकार के हाथ में कर हिंदुस्तान में रहना कबूल किया था जी। हर इलेक्शन में आप हिंदुस्तान में नहीं डाल देते हैं। उन्होंने, और आज जो हिंदुस्तान में रहे तो कौन हिंदुस्तान से। और यही बात अब्बास भाई, एक चीज मुझे बताइए, जब यही कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी जिस समिति के अध्यक्ष होते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जब यही कहती है कि हम वहां पर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको नागरिकता दे दें, यही अभी गहलोत सरकार जो पिछली राजस्थान के, जरा एक मिनट, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, जरा रुकिए, नहीं ये बात कह लेने दीजिए, अरे मैं कह रहा हूं बीच कर लेने दीजिए। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद ये बहस जारी रहेगी। ब्रेक के बाद सबके नजरिए, सबकी बातें ली जाएंगी। मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं मुजाहरे और दम घोटू माहौल पर। सुमैया राना का बयान था कि अब उन्हें हिंदुस्तान की आबो हवा ऐसी लगती है कि उन्हें घुटन महसूस होती है। अब्दुल मोहित अजहरी साहब, आप एंटी सीए प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम सोसाइटी पर आपकी काफ़ी लंबी पकड़ है और आप काफ़ी गहराई से देखते हैं। आपको नहीं लगता कि सुमैया राना के इस बयान से इस पूरी एंटी सीए जो तहरीक है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा? नहीं, जैसा कि अभी दिनेश भाई कह रहे थे कि वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। सुमैया राना ने जो कहा है, एक बार उनसे वजाहत लेनी चाहिए कि आखिर आपको किस चीज, किस एनवायरनमेंट में घुटन लग रही है। फिर वजाहत कर दी। उन्होंने वजाहत की कि बीजेपी के इस दौरे इख्तिदार में ऐसा माहौल हो गया है, ऐसी फिजाएं हो गई हैं, ऐसे नफरत घुल गई है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो गया है, या इस तरह के बयानों से जो आम मुसलमान है, जो देही इलाकों में रह रहा है, जो इंटीरियर्स में रह रहा है,
उसको कहीं ना कहीं जो अपने हिंदू भाइयों के साथ रहा है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा कंपोजिट कल्चर का एक बहुत बड़ा मुल्क है, मिलीजुली तहजीब है, उससे आपस में लोगों के अंदर कशीदगी पैदा होती है। मोहित साहब देखिए, दो बातें जाननी बहुत जरूरी है। इन तमाम चीजों का जो पॉलिटिकल एंगल है उससे हट करके अगर हम समाजी तौर पर इसको देखने की कोशिश करें तो मुसलमान आज़ादी के बाद से पॉलिटिकली बहुत बैकवर्ड रहा है। उसकी जो पॉलिटिकल सेंस रही है, उसका कोई इस तरह की लीडरशिप खुद उसके पास नहीं थी। जिम्मेदार कौन है मोहित साहब? मैं वैसे ही ले रहा हूँ कि कभी उसके पास जो है ना कोई पॉलिटिकल लीडरशिप उसकी खुद की नहीं रही है। उसे हमेशा यूज किया गया है, जैसा कि अभी सीमा जी से इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि यूज किया गया है, और कहीं ना कहीं उसके यूज में खुद मुसलमानों के जो सो कॉल्ड लीडर रहे हैं, चाहे वो मजहबी रहनुमा रहे हो, चाहे समाजी रहे हो, चाहे सियासी रहनुमा हो, जो चेहरे रहे, उन्होंने भी मुस्लिम पूरी कम्युनिटी को पीछे ही रखने की कोशिश की है। ठीक है, अब वो सीधे सीधे आया। हमेशा मुसलमान जब कभी भी बोला है, निकला है, एक ही चीज पर निकला है, जब उसकी इंटीग्रिटी और जब उसकी सिक्योरिटी पर सवाल उठता है। उसके अलावा आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, मुसलमान सड़क पर कभी नहीं आया है। मुसलमान सड़क पर उसी वक्त आया है, कभी रोजगार के लिए नहीं आया, कभी शिक्षा सुरक्षा के लिए नहीं आया, किन्हीं चीजों के लिए कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं आया है। हमेशा उसने एहतजाज तभी किया है जब उसकी पर्सनालिटी पर, जबकि उसकी पर्सन इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए गए हैं। आज यहां पर हुआ भी, सीमा जी ने 2-3 बातें बहुत अहम की है जो कि निकल गई थी। क्या कि सीए से, जो सीए है उससे दलितों को लिया जा रहा है और मुसलमान उसके खिलाफ है। थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए कि मुसलमान इसके खिलाफ नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि सीए से दलितों को लिया जा रहा है। मुसलमान इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है कि जब संविधान बराबर, आप माइनॉरिटी वर्ड यूज कर लीजिए, आप रिलीजन का वर्ड यूज करने के लिए वचनबद्ध क्यों नहीं है? ये कैसे संभव है? आप मुझे बताइए। ये गलत, ये आप बता दीजिए। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं कि क्या ये बताइए कि सीएए से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दलित माइनॉरिटीज को जो प्रोसिक्यूशन का शिकार हुए हैं धर्म के नाम पर, उन्हें शरण देने की या उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान नहीं था? जब था तो अब कम्युनिटी बेस, रिलीजन बेस कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं तो आपको प्रॉब्लम इसमें किस चीज से है? रुकिए तो सही। एक बात तो ये हो गई है कि ये इसके खिलाफ नहीं है, और दूसरी बात जो ये बात कही गई कि कम्युनिटी बेस, ये कम्युनिटी बेस बिल्कुल नहीं है। और जो ये अभी बात ये कही गई है ना, एक चीज पर अगर कंट्रोल हो, वो एक चीज ये है, हमारा जो पॉलिटिकल नरेशन है, पॉलिटिकल नरेशन आज का इतना गड़बड़, मुझे नहीं मालूम है कि हमारी भारत की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, वो उसे कितना संज्ञान में लेती है। उसका सबसे बड़ा, अगर वो कहते हैं कि इन लोगों को मोबिलाइज किया गया, इन लोगों को गुमराह किया गया, तो कहीं ना कहीं उस तंत्र पर सवाल खड़ा होता है कि तुमने उन्हें मोबिलाइज होने दिया, तुमने उन्हें गुमराह होने दिया। 2 महीने हो गए हैं, इन 2 महीनों में आपने करोड़ों रुपए खर्च करके अलग अलग जगह पर रैलियां कराई, एहतजाज कराए, मिस कॉल करवाए। दिनेश जी इसका जवाब देते हैं। दिनेश जी कंप्लीट करने दीजिए। दिनेश जी इसका जवाब, बस आप समझ गए सर। नहीं, दिनेश जी सवाल यही है। दिनेश जी सवाल लीजिए। सवाल यही है, मोहित साहब यही कह रहे हैं। एक कंप्लीट कर लेने जी, ठीक है। ये आप लेकर के आए हैं, आज आपके पास सिर्फ डाइवर्जन और डिवीजन का मसला है। आप डाइवर्जन और डिवीजन के नाम पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब आप टुकड़े टुकड़े गैंग और आप कहते हैं कि आजादी के नारे लगाने वाले देशद्रोही है, और आज तक उन्हें आप संभाल कर रखे हुए हैं कि इन्हीं के नाम पर आपको पॉलिटिक्स करनी है। अरे एक दिन के अंदर उनको पकड़िए और जेल के अंदर कर दीजिए, कोई प्रोटेस्ट करने बाहर नहीं आएगा। दिनेश जी सवाल यही है कि लोगों के अंदर अदम तहफ्फुज, जिसको असुरक्षा की भावना है, सरकार अगर कह रही है कि ये शहरियत देने वाला बिल है, लेने वाला नहीं है, तो सरकार, क्या आपको लगता है कि ये समझाने में नाकाम हो गई है? नहीं, सरकार बिल्कुल समझा रही है, सबको समझ में भी आ रहा है। देखिए, जो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सीए नहीं पता है। एक चीज में इन्होंने बहुत, एक अजहर भाई ने एक बात की, उन्होंने बहुत दम देकर उस बात की कि मुसलमान कौम कब सड़क पे निकलता है, कब सड़क पे निकलता है, कब सड़क पे निकलता है। इसीलिए मैंने कहा कि अजहर भाई, आप जैसे लोग हैं ना जो अपनी कौम को बरगलाते हैं, दूसरी कौम, हिंदू कौम ऐसी कौम है ना कि जब हिंदू पर संकट नहीं, जब मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी किसी पर संकट आता है तब भी वो बाहर निकलता है। यही अंतर है। और सुनिए, इस देश का मुसलमान बाई चांस हिंदुस्तान में नहीं है, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, बाई चॉइस है। बिल्कुल, इसलिए उसके अधिकार से कोई उसको वंचित, मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग बरगला रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को कौन यहां से निकाल रहा है? और सीमा जी ने एक सवाल किया था कि हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनके लिए कोई मुल्क है कि नहीं है? और गांधी जी ने कहा था, आप गांधी जी की तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, गांधी जी ने खुद कहा था
कि जब कभी भी इनको शरण की जरूरत होगी हिंदुस्तान इनको शरण देगा। आज उस गांधी जी के सपने को तो भाजपा पूरा कर रही, मोदी जी पूरा करें। और सुन लीजिए, आपने कहा कि लीडरशिप, विश्वास, पहली बार हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो वोट बैंक की राजनीति उसको निकालकर मोदी जी बाहर लाए थे, लेकिन फिर आपको जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो दुकानदार है ना, उनको खलबली में, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर से अपनी लीडरशिप चपकाने के लिए फिर से लोगों को गुमराह कर, ये बात तो सही है, वक्त खत्म हो रहा है, सही है, वक्त खत्म हो रहा है। आप जो है नागरिकता दे रहे हैं 2014 से 19 के बीच में, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल ले लीजिए। अफगानिस्तान के लोगों से आपके पास कितने लोगों को दिया है? और जाए सिर्फ और सिर्फ असम से जो 19 लाख लोग निकले हैं, उन्हीं पर राजनीति करने के लिए आपको सीए की जरूरत। दिनेश जी आप भी वही बयान दे रहे हैं, दिनेश जी आप भी वही बयान दे रहे हैं, दिनेश जी आप भी वही बयान दे रहे हैं। दिनेश जी आपके पास यही एक इलाज है, आप पाकिस्तान भेजते हैं, आप हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेजते हैं, आप हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेजते हैं। जिस जी मुसलमानों के लिए भी दुनिया में कह रहे हैं हिंदुस्तान से ज्यादा महफूज, लेकिन आप पाकिस्तान भेज रहे हैं। आज हमारी बहस इसीलिए थी, आज हमारी बहस इसीलिए थी, वक्त खत्म हो चला है, वक्त खत्म हो चुका है। आज हमारी बहस इसीलिए थी कि जिनका दम घुटता है उसका इलाज क्या है, उनसे मोहब्बत से पेश आया जाए, उनको बेदार किया जाए, उनको समझाया जाए। लेकिन बीजेपी लीडर दिनेश जी यहां भी बैठकर यही कह रहे हैं कि जिनका दम घुटता है वो पाकिस्तान चले जाए। किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। आज के लिए बस इतना ही।